वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग चालुक्य वंशों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो वातापी या बादामी का चालुक्य वंश था उसे हमने समाप्त किया। इसके बाद अगला जो चालुक्य वंश आता है वह पूर्व मध्यकाल का ही एक अंग था। हालांकि बादामी के जो चालुक्य वंश का इतिहास था वो एंशियंट हिस्ट्री अर्थात जो प्राचीन इतिहास है उसका भाग है, लेकिन उसी से यह कनेक्टेड है जो वेगी का चालुक्य और कल्याणी का चालुक्य, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय के शासन काल में एक भाई था, उसका छोटा भाई जिसका नाम था विष्णुवर्धन, तो उसी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। पुलकेशन द्वितीय ने पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर इसे सौंप दिया था विष्णुवर्धन को, अर्थात आंध्र प्रदेश के इलाके में बेंगी पड़ता है, उसको जीतकर उस विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था, सूबेदार बना दिया था। और बाद में इसी विष्णुवर्धन ने बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। हालांकि इससे प्रश्न कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, लेकिन हमने इसे बता दिया है डिटेल में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वेगी के चालुक्य वंश के बारे में। सबसे पहले कि चालुक्य वंश को हम लोग तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। जो पूर्व मध्यकाल का हिस्सा है 750 से 1206 एडी, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, हम लोग 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक को ही मानते हैं पूर्व मध्यकाल। तो इससे पहले हुआ वातापी का चालुक्य वंश, तो इसी के अंतर्गत आता है वेंगी का चालुक्य वंश, तो इसीलिए इसको हम लोग राजपूत शासन के अंतर्गत ही मानते हैं, तो सामंतवादी शासन के अंतर्गत ही मानते हैं। तो चलिए हम लोग देखे थे कि चालुक्य वंशों को तीन हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। बादामी का चालुक्य जो 543 से 753 ईस्वी तक रहता है, जो मूल चालुक्य वंशों का मूल शाखा कहलाता है, और यह बादामी अर्थात कर्नाटक के बीजापुर में इसका शासन व्यवस्था था, तो इसे हमने समाप्त किया। अब हम लोग जो दूसरा है वेंगी के चालुक्य, जिसका शासन काल लगभग 624 से 1189 ईस्वी तक रहता है। ये हमने लगभग बोला क्योंकि इसके बारे में, इसके डेट के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, इतना ये डेट माना गया है। तो बेगी के चालुक्यों का शासन काल 624 ईस्वी से 1189 ईस्वी तक होता है। इसे पूर्वी शाखा भी कहते हैं। बेगी जो है वो कहां का इलाका है, तो यह महाराष्ट्र के दक्कन का इलाका नहीं है, बल्कि यह आंध्र प्रदेश का इलाका है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वही कहलाता है बेंगी, जो एलुरु के पास। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कल्याणी के चालुक्य, जो कि सबसे बादामी चालुक्यों के वंशज हैं और ये पश्चिमी शाखा कहलाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेंगी के चालुक्यों को। इसका एक और नाम है बेंगी के चालुक्य वंश। सबसे पहले चालुक्य वंशों का जो विस्तार था वह 7वीं शताब्दी में संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, यही पश्चिमी आंध्र प्रदेश वेंगी के चालुक्य हैं। और ये चीजें हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। तो वेंगी के चालुक्य का एक अन्य नाम था पूर्वी चालुक्य वंश, क्योंकि यह पूर्वी हिस्से में अर्थात आंध्र प्रदेश के इलाकों में यह वंश चला था। इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश की कृष्णा एवं गोदावरी के मध्य, आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी के मध्य का जो इलाका था उसे एलुरु कहा जाता है। तो उसी के निकट इस वंश की स्थापना हुई थी। इसका संपूर्ण क्षेत्र यही इलाका था। तो वेगी के चालुक्यों का क्षेत्र कहां था, तो आंध्र प्रदेश की कृष्णा एवं गोदावरी नदी के मध्य में, जिसे पश्चिमी आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, एलुरु के निकट यह इलाका कहा जाता है एलुरु। इसी के निकट इसका क्षेत्र था, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य।
वातापी या बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दिया गया और उसी विष्णुवर्धन के द्वारा 615 ईस्वी में बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे कि 615 से 616 ईस्वी के बीच यह जो वातापी या बादामी का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, तो उसने पूर्वी क्षेत्रों को जीत लिया, अर्थात आंध्र प्रदेश के इलाके को जीत लिया और जीतने के बाद अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और उसी विष्णुवर्धन ने बाद में इस वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 615 से 616 ईस्वी में जब आक्रमण करता है पुलकेशन द्वितीय दक्षिण की तरफ, अर्थात जब वह पूर्वी क्षेत्रों में आक्रमण करता है आंध्र प्रदेश के इलाकों में, तो उस समय क्या होता है कि वह उस क्षेत्र को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का सूबेदार बना देता है, उसे सौंप देता है और बाद में यही विष्णुवर्धन उस क्षेत्र में वेंगी के इलाकों में बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी पिष्टपुर थी, फिर बाद में वेंगी बनी और अंत में कुछ समय तक राजमहेंद्री बनी और राजमहेंद्री जो वर्तमान में राजमुंद्री के नाम से काफी प्रसिद्ध स्थल है जाना जाता है। पिष्टपुर का आधुनिक नाम क्या है? तो पिथापुरम। तो पिष्टपुर का आधुनिक नाम पिथापुरम। यह जो विष्णुवर्धन था उसने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पिष्टपुर में, जिसे वर्तमान में पिथापुरम भी कहते हैं। और उसके बाद इसकी राजधानी बनी बेंगी और अंत में राजधानी बनी राजमहेंद्री, जिसे वर्तमान में राजमुंद्री कहा जाता है। तो कितनी राजधानियां? 3 राजधानियां। हालांकि परीक्षा में वेंगी के नाम से ही इसकी राजधानी दी जाती है। तो प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए तो पिष्टपुर, जिसे किसने बनाया? तो विष्णुवर्धन ने। उसके बाद इसकी राजधानी बनी वेंगी, जो मेन इलाका यही था वेंगी जो हम बहुत ज्यादा समय तक इसकी राजधानी रहा और इसी के नाम से यह वंश जाना भी जाता है। और अंत में कुछ समय के लिए जो राजधानी बना वह राजमहेंद्री बना, जिसे वर्तमान में राजमुंद्री कहा जाता है। और पिष्टपुर का आधुनिक नाम अर्थात वर्तमान में नाम क्या है? तो पिथापुरम। इसकी राजकीय भाषा तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत थी। तो यह जो वेंगी के चालुक्य थे इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत। याद रखेंगे, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत। इन्होंने सनातन धर्म और जैन धर्म को आश्रय दिया था, अर्थात ये सनातन धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? तो वेंगी के चालुक्य। जो वेंगी के चालुक्य थे उन्होंने सनातन धर्म और किस धर्म को आश्रय दिया? तो जैन धर्म को आश्रय दिया। याद रखेंगे, अर्थात उन्होंने सनातन धर्म और जैन धर्म को अपनाया। ये सनातन धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे वेंगी के चालुक्य। तेलुगु कला, संस्कृति, काव्य, साहित्य का इस समय खूब विकास, इस कारण यह समय आंध्र प्रदेश का स्वर्ण युग कहलाता है। तो वेंगी के चालुक्यों का जब शासन था तो उस समय उस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में कला, संस्कृति, काव्य और साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ। इसी कारण इस समय को आंध्र प्रदेश का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ आंध्रा एट द टाइम ऑफ वेंगी चालुक्य। तो याद रखेंगे कि जो तेलुगु कला, संस्कृति, काव्य, साहित्य का वेंगी के चालुक्य वंशों में काफी ज्यादा विकास हुआ। इसी कारण इस समय को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश का स्वर्णिम युग। इनका शासन 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। तो ये जो बेंगी थे इनका शासन कब तक था? तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। ये चीजें हमने अभी देखा 624 से 1189 ईस्वी तक। वेंगी के चालुक्यों को जानने के लिए वेंगी के चालुक्यों के बारे में दो चीजों से जानकारी मिलती है। एक तो मिलता है अभिलेखों से और दूसरा मिलता है साहित्य से। तो अभिलेख में 2 हैं और साहित्य भी 2 हैं।
तो कौन कौन से साहित्य हैं? ये साहित्य हैं तो सबसे पहले अभिलेख को हम लोग देखें तो दो अभिलेख हैं जिनसे हम लोग पूर्वी चालुक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है सतारा दान पत्र अभिलेख। सतारा दान पत्र अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पृष्ठपुर का युवराज बनाने का उल्लेख एवं विष्णुवर्धन का प्रारंभिक इतिहास है। और सतारा कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो यह जो अभिलेख है सतारा दान पत्र अभिलेख, यह महाराष्ट्र में है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पृष्ठपुर का युवराज बनाने और विष्णुवर्धन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है। तो यह जो सतारा दान पत्र है इसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जब विष्णुवर्धन को युवराज बनाया जाता है तो उस समय का इतिहास है और विष्णुवर्धन का प्रारंभिक इतिहास है। किसमें? तो सतारा दान पत्र लेख में। और सतारा कहां पे है? तो महाराष्ट्र में, काफी महत्वपूर्ण जगह है। तो याद रखेंगे सतारा दान पत्र लेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसमें पृष्ठपुर का युवराज बनाने का उल्लेख है और साथ ही साथ विष्णुवर्धन जो कि इसे युवराज बनाया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, उसका प्रारंभिक इतिहास है। और सतारा कहां पे है? तो महाराष्ट्र में। दूसरा जो लेख है वह पृष्ठपुर लेख है। पृष्ठपुर लेख वेंगी के चालुक्य वंश के समस्त राजाओं का वर्णन है। याद रखेंगे यह जो अभिलेख था पृष्ठपुर लेख, इसमें वेंगी के चालुक्य वंश के समस्त राजाओं का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है? तो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत में पहला लेख और दूसरा साहित्य। लेख में कौन? सतारा दान पत्र लेख, जिसमें विष्णुवर्धन का प्रारंभिक इतिहास है जब पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उसे युवराज बनाया जाता है और यह सतारा महाराष्ट्र में है। और दूसरा जो है वह पृष्ठपुर लेख है जिसमें वेंगी के समस्त चालुक्य राजाओं का वर्णन है। दूसरा है साहित्य। साहित्य में भी दो। पहला है अवंती सुंदरी कथा, वेंगी के चालुक्य वंश के समस्त राजाओं का वर्णन है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसके रचयिता दंडी हैं, पर निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो पहला जो साहित्य है वह अवंती सुंदरी कथा है। तो इसमें वेंगी के चालुक्य वंशों के समस्त राजाओं का वर्णन है, इसमें भी वर्णन है और पृष्ठपुर लेख में भी वर्णन था। कुछ इतिहासकार के अनुसार इसके रचयिता कौन है? तो दंडी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। अर्थात इसके रचयिता के बारे में इतिहासकारों को विशेष पता नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसके रचयिता किसे मानते हैं? तो दंडी को मानते हैं, जिन्होंने 10 कुमार रचित लिखा था, 10 कुमार रचित चरित। दूसरा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो साहित्य है उसका नाम है किरातार्जुनीयम ग्रंथ, जिसके रचयिता कौन है? तो भारवी कवि। तो यह जो भारवी कवि था या विष्णुवर्धन का दरबारी कवि था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। किरातार्जुनीयम, याद रखें, किरातार्जुनीयम यह जो ग्रंथ है यह भारवी कवि के द्वारा लिखा गया था। तो इस से भी जानकारी मिलती है हम लोग को वेंगी के चालुक्य के वंश के बारे में। तो कौन कौन से साहित्य हुए? एक तो अवंती सुंदरी कथा, जिसमें वेंगी के चालुक्य वंश के समस्त राजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका रचयिता दंडी है, पर निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसकी रचना किसने की। और दूसरा है किरातार्जुनीयम ग्रंथ, जिसके रचयिता भारवी कवि हैं। तो यह तो था ऐतिहासिक स्रोत। अब हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, हालांकि विशेष इसमें कोई योद्धा नहीं आए, लेकिन 1-2 योद्धा को छोड़कर बाकी नाम मात्र के शासक हैं। हमेशा राष्ट्रकूटों के अधीन रहे और चोल के द्वारा पराजित हुए। तो इसमें कुछ ही शासक हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है परीक्षा में विष्णुवर्धन के बारे में, जो इस चालुक्य के वेंगी वंश का संस्थापक था।
615 से 633 ईस्वी इसका शासनकाल माना जाता है। यह संभावित है, यह घटना, यह जो डेट है एग्जैक्ट नहीं है। तो विष्णुवर्धन योग्य एवं शक्तिशाली शासक, विष्णुवर्धन जो था योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन क्या था? तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। अभी हमने बताया कि पुलकेशन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के इलाके वेंगी के इलाके को जीतकर इसे सौंप दिया था। बाद में इसने इस वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अभिलेखों में कुब्ज विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध, तो यह जो विष्णुवर्धन है उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो कुब्ज विष्णुवर्धन। तो अभिलेखों में यह विष्णुवर्धन कुब्ज विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध है, कुब्ज विष्णुवर्धन। इसे कौन कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? तो विषम सिद्धि, पृथ्वी का युवराज, पृथ्वी बल्लभ और मकर ध्वज। तो याद रखेंगे विष्णुवर्धन ने विषम सिद्धि, पृथ्वी का युवराज, पृथ्वी बल्लभ और मकर ध्वज नामक उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन सी उपाधि? विषम सिद्धि, पृथ्वी का युवराज, पृथ्वी बल्लभ और मकर ध्वज। इसके समय साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, अर्थात इसने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तार किया? तो विशाखापट्टनम से नेल्लोर तक। इसमें कलिंग का कुछ क्षेत्र भी शामिल था। तो कलिंग जो कि उड़ीसा का महत्वपूर्ण जगह है, याद रखेंगे। सम्राट अशोक इससे काफी संबंधित है, कलिंग से। इसी के बाद उसने क्या अपना ली? तो शांतिपूर्वक जीवन अपना ली कलिंग युद्ध के बाद। तो इसका साम्राज्य विस्तार आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लेकर उत्तरी नेल्लोर तक था और इसके अंतर्गत कलिंग के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। कहां से कहां तक? विशाखापट्टनम से लेकर नेल्लोर। इसके दरबारी कवि भारवी थे जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। किरातार्जुनीयम की रचनाकार भारवी इसके दरबारी कवि थे। यह पूछा गया है कई बार कि किरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? तो भारवी ने। और यह किस वंश से संबंधित है? तो वेंगी के चालुक्य वंश से। कुछ इतिहासकार के अनुसार इसका शासनकाल 624 से 641 ईस्वी माना जाता है। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार विष्णुवर्धन का शासनकाल 624 से लेकर 641 ईस्वी तक माना जाता है, याद रखेंगे। 624 से 641 ईस्वी। विष्णुवर्धन की रानी थी जिसका नाम था एयन्ना महादेवी। उसके द्वारा बैजवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर में अपार दान दिया गया। तो विष्णुवर्धन की पत्नी थी जिसका नाम था एयन्ना महादेवी। ये अन्ना महादेवी के द्वारा बैजवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर में बहुत ही सारा दान दिया गया, याद रखेंगे। काफी दान दिया गया। किसके द्वारा? तो विष्णुवर्धन की रानी एयन्ना महादेवी के द्वारा। कहां पे? तो बैजवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर में अपार दान दिया गया। इसके बाद अगला शासक आता है जयसिंह प्रथम। इसने पृथ्वी बल्लभ जयसिंह प्रथम 641 से लेकर 673 ईस्वी तक शासक रहता है। डेट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेट कभी भी पूछा नहीं जाता है। तो जयसिंह प्रथम, केवल इतना डेट याद रखेंगे कि किस वंश स्थापना हुई थी, यही डेट। और ये डेट याद रखा जाएगा कि यह किस समय का है। तो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, अर्थात 624 से 1189। इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण घटना हुआ, सबसे महत्वपूर्ण उसी डेट को याद रखेंगे, नहीं तो बाकी शासकों के डेट की इसमें जरूरत नहीं है। तो जयसिंह प्रथम अगला बना 641 से 673 ईस्वी। इसका लगभग संभवतः शासनकाल है। इसने पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी जयसिंह और सर्व सिद्धि नामक उपाधि धारण की। तो जयसिंह प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी जयसिंह और सर्व सिद्धि, याद रखेंगे। पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी जयसिंह और जय सर्व सिद्धि। एक लेख में जयसिंह प्रथम के द्वारा कई सामंतों को पराजित करने का उल्लेख,
तो एक लेख में जयसिंह प्रथम के बारे में लिखा गया है कि इसने कई सामंतों को पराजित किया। याद रखेंगे, एक लेख के अनुसार जयसिंह प्रथम के द्वारा कई सामंतों को पराजित करने का उल्लेख है, अर्थात एक लेख में लिखा गया है कि जयसिंह प्रथम ने कई सामंतों को पराजित किया था। इसके बाद इसका भाई इंद्रवर्मन मात्र 7 दिन के लिए शासक बनता है। इंद्रवर्मन जयसिंह प्रथम का भाई एवं महज 7 दिन शासन। तो इंद्रवर्मन का शासनकाल मात्र 673 ईस्वी में 7 दिन तक रहता है। यह जयसिंह प्रथम का क्या था? भाई था। इसके बाद जो शासक आते हैं उनके बारे में इतिहास में उतने दर्ज नहीं है, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं इनके सभी नाम के बारे में, इनके संभावित डेट बता देते हैं, तो आप लोग उसे देख लें। बाकी इन डेटों को, इन नाम को याद करने की ज्यादातर जरूरत नहीं है। तो चलिए, इसके बाद जो अगले शासक बने विष्णुवर्धन द्वितीय, लगभग 673 से 683, मांगी युवराज 683 से 706 ईस्वी, जयसिंह द्वितीय 706 से 718 ईस्वी, विष्णुवर्धन तृतीय 719 से 755 ईस्वी, विजयादित्य प्रथम 755 से 772 ईस्वी, विष्णुवर्धन चतुर्थ 772 से 808 ईस्वी। कुछ यही जो विष्णुवर्धन चतुर्थ था, कुछ अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास किया। उसके बाद विजयादित्य द्वितीय 808 से 847, विष्णुवर्धन पंचम 847 से 849, विजयादित्य तृतीय 849 से 892 ईस्वी, भीम प्रथम 892 से 921 ईस्वी, विजयादित्य चतुर्थ 921 ईस्वी, अम्मा प्रथम 921 से 927 ईस्वी, विक्रमादित्य द्वितीय 927 से 928 ईस्वी, चालुक्य भीम द्वितीय 935 से 947 ईस्वी, अम्मा द्वितीय 947 से 970 ईस्वी, दानार मानव याद रखेंगे, दानार मानव यह 970 से 973 ईस्वी, भीम द्वितीय 973 से 1000 ईस्वी, शक्ति वर्मन प्रथम 1000 से 1011 ईस्वी, विमलादित्य 1011 से 1018 ईस्वी, राजा राम नरेंद्र 1018 से 1061 ईस्वी, शक्ति वर्मन द्वितीय और अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम, जो कि 1063 से लगभग 1075 ईस्वी तक रहता है, और इसी विजयादित्य सप्तम के बाद यह शासनकाल समाप्त हो जाता है। चोल वंशों के द्वारा इसको पराजित करके अपने अधीन कर लिया जाता है, और यह पूरी तरह से इस वंश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो थोड़ी बहुत हम लोग विजयादित्य तृतीय के बारे में देखें, जिसने कुछ वंशों को पराजित किया था, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह विजयादित्य तृतीय था। वेंगी के चालुक्य का सबसे शक्तिशाली शासक विजयादित्य तृतीय। बस ये फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में। पल्लव, पांड्य, दक्षिणी कोसल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट को पराजित कर संपूर्ण राज्य को फिर से स्वतंत्र किया। तो इसने विजयादित्य तृतीय ने पल्लव, पांड्य, दक्षिणी कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट को पराजित करके संपूर्ण राज्य को एक बार फिर से स्वतंत्र किया। विजयादित्य तृतीय ने चोल शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की शुरुआत। तो यह विजयादित्य तृतीय ने चोल शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की शुरुआत की। विजयादित्य तृतीय ने चोल शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की शुरुआत की। इसके बाद युद्धमल द्वितीय। इस युद्धमल द्वितीय के समय, इसके समय राष्ट्रकूट राजा पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो चुके थे। तो इसके समय राष्ट्रकूट राजा पूर्ण रूप से शक्तिशाली, किसके समय? युद्धमल द्वितीय के समय। इसके बाद विष्णुवर्धन चतुर्थ। विष्णुवर्धन चतुर्थ के समय 799 ईस्वी में
राष्ट्रकूटों के द्वारा पराजय, पर विष्णुवर्धन चतुर्थ का शासन रहा राष्ट्रकूटों के अधीन। याद रखेंगे कि विष्णुवर्धन चतुर्थ के समय 799 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया और विष्णुवर्धन चतुर्थ को क्या किया? राष्ट्रकूटों ने पराजित किया। लेकिन विष्णुवर्धन का शासन रहा किसके अधीन? राष्ट्रकूटों के अधीन। पराजित करने के बावजूद भी इसका शासन व्यवस्था राष्ट्रकूटों के अधीन चलता रहा। किसका? तो विष्णुवर्धन प्रथम का। और यह युद्ध कब हुआ था? तो 799 ईस्वी में। उसके बाद शक्तिवर्मन प्रथम, जो कि दनार नौ का पुत्र था। दनार मानव का पुत्र था कौन? शक्तिवर्मन प्रथम। तो चोल राजा राजपाल की सहायता लेकर शक्तिवर्मन प्रथम द्वारा पुनः वेंगी पर 999 ईस्वी में अधिकार एवं चोल के अधीन शासन। तो 999 ईस्वी में शक्तिवर्मन प्रथम, जो कि दनार मानव का पुत्र था, उसने चोल राजा राजपाल की सहायता लेके पुनः वेंगी पर अधिकार कर लेता है। कब? जब राष्ट्रकूटों के द्वारा 799 ईस्वी में कब्जा कर लिया जाता है और विष्णुवर्धन चतुर्थ उसी के अधीन, राष्ट्रकूटों के अधीन क्या करता है? शासन करता है। तो फिर 999 ईस्वी में शक्तिवर्मन प्रथम, जो कि दनार मानव का पुत्र था, उसने चोल राजा राजपाल की सहायता लेकर एक बार फिर से वेंगी पर क्या कर लेता है? तो अधिकार कर लेता है। लेकिन बाद में यही चोल इसको अपने में मिला लेते हैं, वेंगी के चालुक्यों को। इसके बाद सबसे अंतिम शासक आता है विजयादित्य सप्तम। विजयादित्य सप्तम सबसे अंतिम शासक 1070 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम नामक चोल शासकों के द्वारा पराजय एवं संपूर्ण साम्राज्य चोलों के अधीन मिला लिया गया। वेंगी के चालुक्यों का अस्तित्व समाप्त। तो 1070 ईस्वी में विजयादित्य सप्तम को कुलोतुंग प्रथम नामक एक चोल शासक के द्वारा पराजय होती है और उसके बाद संपूर्ण साम्राज्य, जो वेंगी का संपूर्ण साम्राज्य था, वह चोलों के अधीन मिला लिया गया और इसके बाद चालुक्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो याद रखेंगे कि 1070 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम नामक एक चोल शासक ने विजयादित्य सप्तम को पराजित करके संपूर्ण राज्य चोलों के अधीन मिला लिया और इसके बाद वेंगी के चालुक्यों का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यह था वेंगी का चालुक्य वंश। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले काल्यानी के चालुक्य वंश के साथ, जो पूर्व मध्यकाल का एक बेहतरीन राजपूत वंश था। याद रखेंगे। और राजपूत वंश में इससे प्रश्न आते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए